नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल, शिक्षा जगत के चैनल, राष्ट्र हित में चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, बात करेंगे संस्कृत शिक्षण विधि की, यानी संस्कृत पेडागोजी की। आपके सिलेबस के अनुसार पार्ट नंबर 3 दोस्तों एकदम बेसिक से बता रहे हैं, और ये आपका हिंदी लैंग्वेज में है। और जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे वो आपके पूरा संस्कृत में रहेगा, क्योंकि जब आप हिंदी में समझ लेते हैं तो आप फिर संस्कृत में जो ऑप्शंस रहेंगे, 4 ऑप्शन विकल्प रहेंगे, वहाँ पर आपके लिए बहुत ही सहायता मिलती है, हेल्प मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 3 में। कल हमने यहाँ पे आपको बताया था नवीन विधि के बारे में कि ये विधियाँ जो है 6 प्रकार की होती हैं, और जो लॉर्ड मैकाले ने भारत आने के बाद प्रचलित थी यह विधि, नवीन विधि। 6 आपकी पहली थी पाठ्य पुस्तक विधि, प्रत्यक्ष विधि, विश्लेषणात्मक विधि, हरवटीय पंचपदी प्रणाली विधि, मूल्यांकन विधि, संरचनात्मक उपागम विधि। ये 6 विधियां हैं नवीन विधि में। पहली आइए देख लेते हैं पाठ्य पुस्तक विधि। पाठ्य पुस्तक विधि, इसके प्रवर्तक आपके डॉक्टर वेस्ट महोदय जी हैं, और यह विधि कौशलों पर निर्भर है। यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। यह विधि सुनियोजित व नियमित है। पाठ्य पुस्तक विधि में अध्यापक की आवश्यकता कम होती है। पाठ्य पुस्तक विधि में सोपानों के माध्यम से पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाता है। इस विधि के माध्यम से स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होता है। इस विधि का मुख्य उद्देश्य छात्र विद्यालय उपस्थित न हो सके। क्या है? इस विधि का मुख्य उद्देश्य कि छात्र जो है विद्यालय उपस्थित ना हो सके तो छात्र स्वयं अध्ययन कर सकें, यह विधि आपकी बताती है। दूसरी विधि है आपकी प्रत्यक्ष विधि, और प्रत्यक्ष विधि इसके प्रवर्तक जो है वीपी वोकेल हैं। संस्कृत शिक्षण की यह सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है प्रत्यक्ष विधि, और इस विधि में मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है। ये नोट कर लेंगे। सभी नोट्स बना सकते हैं या टेलीग्राम में ज्वाइन होकर सभी आपके नोट्स PDF फाइल आपको फ्री में मिल जाएगी। इस विधि का आधार अनुकरण है, और प्रत्यक्ष विधि जो होती है मातृभाषा को प्रत्यक्ष विधि में बाधक नहीं बनने दिया जाता है। इस कारण इस विधि को निर्वाध या सुगम विधि भी कहते हैं। निर्वाध या सुगम विधि प्रत्यक्ष विधि को कहते हैं। इस विधि का मुख्य उद्देश्य अध्ययन करा रहे हो उसी भाषा में अध्ययन कराना है, यह प्रत्यक्ष विधि का है। तीसरी विधि है आपकी विश्लेषणात्मक विधि। यह विधि पूर्ण से अंश की ओर होती है, और विश्लेषण विधि में विषय वस्तु को पूर्ण रूप से छात्रों के सामने स्पष्ट प्रस्तुत किया जाता है, स्पष्ट प्रस्तुत कर दिया जाता है। और जो विश्लेषण विधि है विशेष रूप से व्याकरण व कथा पाठ के लिए उपयोगी भी है। चौथी विधि आपकी हरवटी यानी पंचपदी प्रणाली। प्रवर्तक है इनके हैं फ्रेडरिक हर्बल स्पेंसर। पाठ योजना निर्माण के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है हरवटी पंचपदी प्रणाली। और इस विधि में जो है फ्रेडरिक हर्बर्ट स्पेंसर ने 4 सोपान दिए थे। एग्जाम में आ सकता है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हरवटी पंचपदी प्रणाली के जो प्रवर्तक हैं फ्रेडरिक हर्बर्ट स्पेंसर ने कितने सोपान दिए थे, तो 4 सोपान दिए थे। पहला सोपान है स्पष्टता, दूसरा सहयोग या तुलना, तीसरा व्यवस्था या सामान्यीकरण, और चौथा है आपका व्यवहारिक या प्रयोग। 4 अवस्थाएं, 4 सोपान हैं आपके हरवटी पंचपदी प्रणाली की। और इस विधि में संशोधन कर फ्रेडरिक हर्बर्ट स्पेंसर ने 5 सोपान दिए थे। फिर यहाँ पे संशोधन किया गया। संशोधन करने के बाद कितने सोपान हो गए आपके? 5 सोपान हो गए। पहला प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, प्रयोग। यहाँ पे ये 5 सोपान हो गए संशोधन करके। कि अब ये संशोधन किसने किया? फ्रेडरिक हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। अगला जो है यहाँ पे बात करेंगे प्रस्तावना। ये 5 जो सोपान है, पहला सोपान है आपका प्रस्तावना। इस विधि का मुख्य उद्देश्य नवीन ज्ञान को ग्रहण करने हेतु उचित वातावरण तैयार करना। अब एग्जाम में आ सकता है कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें मुख्य उद्देश्य नवीन ज्ञान को ग्रहण करने हेतु उचित वातावरण तैयार करना, तो वह प्रस्तावना है। फिर अगला है आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर। प्रस्तावना में है नवीन ज्ञान को सीखने के लिए पूर्व ज्ञान का होना आवश्यक है, यह प्रस्तावना में है। और प्रस्तावना का मुख्य कार्य क्या होता है, ये भी आ सकता है एग्जाम। बहुत अच्छा नोट्स है,
यहाँ पे नोट कर लेंगे सभी मेरे प्यारे मित्र शिक्षक बंधु। तो उद्दीपक के रूप में कार्य करना, प्रस्तावना का मुख्य कार्य होता है उद्दीपक के रूप में कार्य करना। फिर दूसरा आपका सोपान है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में क्या होता है, इस विधि में विषय वस्तु को पूर्ण रूप से छात्रों के सामने स्पष्ट प्रस्तुत किया जाता है। और प्रस्तुतिकरण में कठिन निवारण, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, व्याख्या, शुद्ध संशोधन आदि होता है। ये आपके प्रस्तुतिकरण में ही होता है। और इसका मुख्य जो उद्देश्य होता है विषय वस्तु को पूर्ण रूप से छात्रों के सामने स्पष्ट प्रस्तुत करना। तुलना में क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है विषय वस्तु को स्पष्ट करना और इसमें कठिन निवारण, मौन वाचन, व्याख्या आदि आ जाते हैं। चौथा है आपका सामान्यीकरण। सामान्यीकरण का मुख्य उद्देश्य विषय वस्तु को सार रूप में स्पष्ट करना। यह आ सकता है कि मुख्य उद्देश्य विषय वस्तु को सार रूप से स्पष्ट करना किसका है, तो सामान्यीकरण सोपान का है। और इसमें बोध प्रश्न, अभ्यास प्रश्न, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न आदि होते हैं। यह आ सकता है कि जो बोध प्रश्न, अभ्यास प्रश्न और विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न किस में आते हैं, तो सामान्यीकरण सोपान में आते हैं। और गद्य पद में इसे अध्यापक कथन भी कहा जाता है। ये नोट कर लेंगे, ये लाइन नोट कर लेंगे सभी कि जो सामान्यीकरण सोपान है इसे गद्य पद को अध्यापक कथन भी कहा जाता है, सामान्यीकरण सोपान को। अगला जो आपका सोपान है प्रयोग। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के लिए किए गए ज्ञान को स्थायी करना है और इसमें अधिक व्यवहारीकरण किया जाता है, अर्थात नवार्जित ज्ञान को व्यवहार में लाना, ये प्रयोग में है। और प्रयोग सोपान में क्या है, गृह कार्य, मूल्यांकन प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न आदि होते हैं, ये प्रयोग सोपान में होता है। पांचवी जो विधि आपकी मूल्यांकन विधि है, छात्र के स्थायी ज्ञान को परखने के लिए यह विधि काम में ली जाती है। अब यह बार बार पूछा जा सकता है कि छात्र में जो स्थायी ज्ञान को परखने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है या कौन सी विधि काम में लाई जाती है, तो वह आपकी मूल्यांकन विधि है। यह विधि प्रत्येक सोपान के अंत में काम में लाई जाती है क्योंकि मूल्यांकन है। और यह हरवटी पंचपदी प्रणाली का विकसित रूप है मूल्यांकन विधि। और मूल्यांकन विधि के माध्यम से ज्ञान की प्रतिपुष्टि होती है और पुनर्वलन का अर्थ प्रतिपुष्ट होता है। मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, निर्णय देना, यानी भावात्मक रूप से। छठवां है आपका दोस्तों क्या है, संरचनात्मक उपागम विधि। वाक्यों का निर्माण करने में उपयोग में लाई जाती है संरचनात्मक उपागम विधि। बार बार एग्जाम में आ सकता है और बहुत बार पूछा भी गया है कि वाक्यों का निर्माण करने में उपयोग में लाई जाने वाली विधि कौन सी है, तो वह आपकी संरचनात्मक उपागम विधि है। अगला आपका दोस्तों गद्य शिक्षण की बात करेंगे, इसके बाद पद्य शिक्षण की बात करेंगे। पहले गद्य शिक्षण में देखते हैं कि गद्य का सर्वप्रथम वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। क्या है, गद्यात्मको यजो है। ये आप लाइन नोट कर लेंगे। क्या है, गद्यात्मको यजो है, यानी गद्य का सर्वप्रथम वर्णन आपके यजुर्वेद में मिलता है। और गद्य की परिभाषा क्या है, जो छंद से रहित विधा हो गद्य कहलाती है। यानी कि आचार्य विश्वनाथ जी के अनुसार व्रत बंधो झंधतम गद्यतम, क्या हो जाएगा, व्रत बंधो झतम गद्यम, ये विश्वनाथ जी का परिभाषा है। और दंडी की क्या परिभाषा, ये परिभाषाएं भी आ जाती हैं। तो अपाद्य बंध रचना गद्यम, ये दंडी, आचार्य दंडी की परिभाषा है। अपाद्य गद्य वंचना, अपाद्य बंध रचना गद्यम, ये दंडी की है। और आचार्य विश्वनाथ जी की ये दोनों नोट कर लेंगे, परिभाषाएं आ सकती हैं दोस्तों। अगला आपका है गद्य कविनाम निक्सम वदति, यानी गद्य को कवियों की कसौटी कहा गया है। गद्य को कवियों की कसौटी कहा गया है। गद्यम कविना नाम निक्सम वदति। गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है शब्द भंडार में वृद्धि या शब्दोच्चारण के लिए। और गद्य शिक्षण में प्रश्नों का सर्वश्रेष्ठ प्रकार कौन सा होता है, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। और गद्य दो प्रकार के होते हैं, कथा और आख्यायिका। सभी लोग नोट कर लेंगे, गद्य दो प्रकार के होते हैं। कथा मतलब होता है अवंती सुंदरी कथा, और आख्यायिका क्या होता है, हर्ष चरितम। ये दो प्रकार के कथा होते हैं, यानी गद्य दो प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं गद्य शिक्षण में वाचन का सर्वश्रेष्ठ प्रकार कौन सा होता है। ये एग्जाम में आ सकता है। गद्य शिक्षणम वाचनम सर्वश्रेष्ठम
प्रकार है, तो कौन सा हो जाएगा आपका आदर्श वाचन हो जाएगा। गद्य शिक्षणम सर्वश्रेष्ठम विधि, तो कठिन निवारण विधि, यानी गद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कठिन निवारण विधि है। कठिन निवारण को गद्य शिक्षण की आत्मा भी कहते हैं। गद्य शिक्षणम, देखिए अब आत्मा भी आ सकता है कि गद्य शिक्षण की आत्मा, कठिन निवारण को किसकी आत्मा कहते हैं, गद्य शिक्षण की, पद शिक्षण की, दोनों की, या इनमें से कोई नहीं। तो कठिन निवारण को गद्य शिक्षण की आत्मा कहते हैं, ये लाइन नोट कर लेंगे। अब अगला है आपका गद्य शिक्षण की विधियां। उद्बोधन विधि, टीका विधि, स्पष्टीकरण विधि, यानी गद्य शिक्षण की 3 प्रमुख विधियां हैं। उद्बोधन विधि है, फिर दूसरी टीका विधि है, तीसरी आपकी स्पष्टीकरण विधि है। उद्बोधन विधि की बात करें कि इस विधि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ज्ञानेंद्रियों को प्रेरित करना। उद्बोधन विधि का मुख्य उद्देश्य होता है ज्ञानेंद्रियों को प्रेरित करना, और इस विधि को पढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष विधि, प्रतिकृति, चित्र, अभिनय आदि साधन काम में लाए जाते हैं, और छात्रों के माध्यम से अर्थ निकलवाना उद्बोधन कहलाता है। सेकंड है आपकी टीका विधि। इस विधि को प्रवचन विधि भी कहते हैं। प्रवचन विधि को टीका विधि कहते हैं, या टीका विधि का प्रवचन विधि भी कहते हैं। और प्रवचन विधि या टीका विधि जो है उच्च स्तर व उच्च माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी है। ये सभी लोग नोट कर लेंगे। उच्च स्तर या आपके उच्च माध्यमिक स्तर के लिए टीका विधि उपयोगी मानी जाती है। और टीका विधि में शब्द की व्युत्पत्ति जो है संधि, समास, कारक, प्रकृति, विलोम आदि को समन्वित करके पढ़ाया जाता है। ये आपके टीका विधि में, यानी कि यह समन्वित विधि का रूप है टीका विधि आपकी। तीसरी विधि है आपकी स्पष्टीकरण विधि। इस विधि में तुलना, वाक्य प्रयोग, अंतःकरण, प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। समास की बहुलता किस शिक्षण में पाई जाती है, गद्य शिक्षण में पाई जाती है। गद्य के 4 भेद होते हैं समास के आधार पर। गद्य के 4 भेद होते हैं समास के आधार पर। पहला भेद उत्कलिक गद्य, यानी सर्वाधिक समास में पाए जाते हैं। अभी आ सकता है गद्य के कितने भेद हैं, तो 4 भेद हैं समास के आधार पर। उत्कलिक गद्य में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो सर्वाधिक समास पाया जाता है। दूसरा है चूर्णक गद्य, अल्प समास युक्त गद्य है। मुक्तक गद्य समास रहित गद्य है। अब मुक्तक गद्य कैसा है, समास रहित गद्य। और वृत्तगंधि गद्य कैसा है, ऐसा गद्य का प्रकार है जो लय के अनुसार पढ़ाया जाए। अब ये एग्जाम में आ सकता है, ये पॉइंट नोट कर लेंगे। यानी ऐसा गद्य का प्रकार बताइए जो लय के अनुसार पढ़ाया जाए, तो वह है आपका वृत्तगंधि गद्य। नोट कर लेंगे सभी लोग। अब बात करेंगे पद शिक्षण की। पद शिक्षण हम कल दोस्तों पढ़ाएंगे। पद शिक्षण या काव्य शिक्षण, यानी जो पद्यांश, गद्यांश, काव्यांश आपका आता है वो हो गया। पद शिक्षण के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जान लेते हैं, फिर कल बात करेंगे कि पद का सर्वप्रथम दर्शन जो है ऋग्वेद में मिलता है, यानी कि पद्यात्म कोश ऋग्वेद है। और गद्य शिक्षण का हमने क्या पढ़ा था, आइए देख लेते हैं। हमने गद्य शिक्षण का पढ़ा था और आप लोगों को बताया था। देखिए गद्य पद ये जानना, ये छोटी छोटी चीज़ें होती जानना बहुत जरूरी है। ये देखिए, अब देखिए जो गद्य का सर्वप्रथम वर्णन है आपके यजुर्वेद में हुआ है। गद्यात्मको यजु है। अब यहाँ पर आपका यजुर्वेद में हुआ है, और पद का किस में हो रहा है, आपका ऋग्वेद में हो रहा है। ये नोट कर लेंगे। गद्य का यजुर्वेद में है और काव्य का आपका यानी पद का ऋग्वेद में है। पद्यात्मको ऋग्वेद है। पद का सर्वप्रथम दर्शन ऋग्वेद में मिलता है। पद की परिभाषा क्या है, जो छंद से युक्त विधा हो पद कहलाती है। वाक्यम रसात्मक काव्यम, आचार्य विश्वनाथ आनंद जी के अनुसार वाक्य रसात्मक काव्यम, यानी रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, पद्य है। सर्वप्रथम संपूर्ण पद युक्त वेद कौन सा है, आपका सामवेद आया है। संपूर्ण पद से युक्त सर्वप्रथम सामवेद है। मंत्रों का वेद आपका ऋग्वेद कहलाता है। संगीत का वेद सामवेद कहलाता है। जादू टोने का वेद अथर्ववेद कहलाता है। और आपके गद्य व पद से मिश्रित वेद जो है आपका यजुर्वेद कहलाता है, जिसे आप
गद्य शिक्षण की विधा मानते हैं। क्या है भैया? गद्य का सर्वप्रथम दर्शन आपके किस में मिलता है? यजुर्वेद में ही मिलता है, और पद्य का है आपका ऋग्वेद में। तो पद शिक्षण के बारे में कल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी प्यारे मित्र, शिक्षक बंधु, सभी प्यारे भाइयों बहनों, सभी गृहिणियों, देखिए सभी लोग आप बहुत मेहनत करते हैं और जल्द ही आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होंगे। एडमिट कार्ड भी आपके अपलोड होंगे और बढ़िया सेफ्टी तरीके से एग्ज़ाम दीजिएगा और अपनी एक सरकारी सीट पक्की कीजिए, क्योंकि पता नहीं दोस्तों यह आपको मौका कब मिले। 8-9 साल में यह मौका मिला है, इसे आपको गंवाना नहीं है, इसे आपको भुनाना है, यानी कि इसे साबित करना है कि जो हमने मेहनत की है उसे अब सफलता की बारी है। वो फल हम जरूर लेंगे, अपने मेहनत का फल जरूर लेंगे। तो मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी मित्रों का मेरा जय हिंद, वंदे मातरम।